बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एम.ए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का चौथा पेपर जो ऑप्शनल है, लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम लोग जो हिंदी साहित्य एम.ए द्वितीय वर्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का हिंदी साहित्य का तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, उसको पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है होली। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के मनाने के पीछे पौराणिक कथा है, जिस आदर्श और निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, वह आदर्श और उद्देश्य आज इस त्यौहार में नहीं है। परंतु इतना तो सत्य है ही कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगता है। बसंत पंचमी के अवसर से ही होली पर गाए जाने वाले गीत लोक गायकों के कंठ से फूट निकलते हैं। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है रासलीला। रासलीला ब्रज का सुप्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें रास रचया श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रसंगों को पेश किया जाता है। श्रीमद् भागवत में यह कथा उल्लेखनीय है, जिसमें राधा एवं अन्य गोपियों में अहंकार और अभिमान उत्पन्न होने के कारण कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें स्मरण करने और उनकी लीलाएं करने से वे पुनः प्रकट हुए। उससे कहा जाता है कि रासलीला की उत्पत्ति वियोग श्रृंगार से हुई। फिर भी यह निर्विवाद है कि भागवत धर्म के प्रचार प्रसार से रासलीला को बहुत आगे बढ़ने में योगदान मिला। वर्तमान रासलीला का स्वरूप नारायण भट्ट द्वारा लिखित ब्रजोत्सव चंद्रिका तथा प्रेमांकुर नामक ग्रंथों से रूपायित हुआ कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है परिकथाएं। फेरी शब्द लैटिन के शब्द फेटुम से बना है, जिसका आशय होता है जादू अथवा इंद्रजाल। इस शब्द का प्रयोग ऐन्द्रजालिक अथवा मोह लेने वाले अशरीरधारी प्राणियों के निवास स्थान के लिए भी होता है। फेयरी शब्द से अदृश्य और अमानवीय प्राणियों का बोध होता है। ये अदृश्य जीव कहीं पर तो मानव के उपकारक और सहायक के रूप में उल्लिखित हैं, कहीं दुष्ट, खतरनाक, बदमाश एवं चिड़चिड़े स्वभाव वाले प्राणी के रूप में। इनका निवास स्थान यही पृथ्वी है, जहाँ ये मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। उसके बाद प्रश्न है लोक संगीत। लोक संगीत और उसमें व्याप्त लोक संगीत सरल, सुंदर, अनुभूतिमय तथा संगीतमय होते हैं। ऐसा शायद ही कोई लोकगीत आपको मिलेगा जो संगीत से अनुप्राणित नहीं होगा। संगीत के बिना लोकगीत प्राण रहित शरीर के समान है। लोकगीत संगीत के अभाव में जल रहित सरिता के समान है या फल रहित वृक्ष के समान है। उसके बाद प्रश्न है बारहमासा। वियोग जन्य स्थिति में स्त्री के मुख से निकलता हुआ स्वाभाविक करुण स्वर बारहमासा के रूप में अंकित होता है। गरीबी के कारण पति निरंतर वर्षों तक विदेश रह जाते हैं। पत्नियां पति के वियोग में एकाकी जीवन व्यतीत करने की अभ्यस्त हो जाती हैं, परंतु इनका वियोग निरंतर बढ़ता रहता है। नायक के वियोग में 12 महीनों में जितने प्रकार के कष्टों की अनुभूतियाँ होती हैं, उसी का चित्रण बारहमासा में मिलता है। बारहमासा का प्रधान विषय विरह होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कजली। ऋतु संबंधी गीतों में कजरी का स्थान प्रमुख है। उत्तरी भारत के कोने कोने में कजरी गाने की प्रथा है। वैसे तो प्रत्येक ऋतु में
ऋतु संबंधी गीत गाए जाते हैं, परंतु कजरी जैसे मन भावन गीत बहुत कम मिलते हैं। यह गीत सावन के महीने में गाया जाता है। सावन भादों की शुक्ल पक्ष की तीज का नाम कजली तीज है। ऐसा माना जाता है कि इस तीज पर कजली अधिक गाने से ही इसका नाम कजली पड़ गया। कजली का प्रधान विषय प्रेम है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों की झांकी देखने को मिलती है, परंतु संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। उसके बाद प्रश्न है चैता। चैता चैत माह में इस गीत के गाने की प्रथा है, फलस्वरूप इसका नाम चैता पड़ा। इसे भोजपुरी में घाटो भी कहते हैं। चैता का वर्ण विषय प्रेम होता है। चैता के दो रूप मिलते हैं, जिनके संबंध में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है, लोकगीतों में जितने भी प्रकार हैं उनमें मधुरता, कोमलता और सरसता में चैता अपनी सानी नहीं रखता। चैता दो प्रकार का होता है, पहला झलकुटिया तथा दूसरा साधारण। झलकुटिया चैता उसे कहते हैं जो झाल कूट कर बजाकर समूह में गाया जाता है। साधारण चैता वह है जिसे कोई व्यक्ति विशेष गाता है। उसके बाद प्रश्न है भोजपुरी के दो कवियों के नाम लिखिए। भोजपुरी के दो प्रमुख कवि हैं भोलानाथ गहमरी और जगन्नाथ। उसके बाद अगला प्रश्न है भोजपुरी के दो एकांकीकारों के नाम लिखिए। भोजपुरी के दो एकांकीकार हैं भिखारी ठाकुर और जगदीश सहाय। उसके बाद प्रश्न है दो लोकनाट्य। उत्तर है विदेशिया और गबरी। उसके बाद प्रश्न है हीर रांझा सोहनी महिवाल लोक गाथा है अथवा लोक कथा। उत्तर है लोक गाथा। लोक साहित्य के दो प्रमुख रूप लोकगीत लोकनाट्य। उसके बाद प्रश्न है लोक साहित्य के दो प्रमुख अध्येता राम नरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी। उसके बाद प्रश्न है लोक साहित्य के दो समीक्षा ग्रंथ। उत्तर है लोक साहित्य विज्ञान और लोक साहित्य के प्रतिमान। उसके बाद प्रश्न है लोकगीत के कितने भेद हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है श्रम गीत कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोपनी के गीत, सोहनी के गीत एवं जत्सार आदि। उसके बाद प्रश्न है प्रमुख लोकवाद्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है प्रमुख लोकवाद्य निम्न हैं ढोलक, नगाड़ा, मंजीरे, हारमोनियम, बांसुरी एवं सारंगी आदि। उसके बाद प्रश्न है लोक चिकित्सा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है लोक चिकित्सा का तात्पर्य है मनुष्य और पशुओं की व्याधियों का उपचार लोक साहित्य में वर्णित पद्धतियों द्वारा करना। झाड़ फूंक, टोना टोटका, कीलना आदि का इलाज इसी पद्धति से होता है। उसके बाद प्रश्न है लोक साहित्य की किन्हीं दो कथानक रूढ़ियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है लोक गाथाओं में कथानक रूढ़ियाँ अनिवार्य रूप से रहती हैं। ढोला और हीर रांझा की कथा वस्तु का संगठन लोक गायकों ने कथानक रूढ़ियों के माध्यम से किया है। उसके बाद प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध लोकनाट्यों के नाम लिखिए। उत्तर है गबरी, अंकिया, ख्याल, स्वांग, बहुरूपिया, रामलीला आदि भारत के प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं। उसके बाद प्रश्न है बिहार के लोकप्रिय लोकनाट्य का नाम क्या है। उत्तर है विदेशिया। बिहार प्रदेश का अत्यंत लोकप्रिय लोकनाट्य है। आल्हा नामक लोकगाथा में किसका वर्णन है। उत्तर है आल्हा नामक लोकगाथा में
आल्हा और ऊदल नामक दो वीरों के पराक्रम का वर्णन है। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज से युद्ध किया था। उसके बाद प्रश्न है मुंडन के गीत। मुंडन के गीत महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश में मुंडन संस्कार का उल्लेख किया। तुलसीदास ने मानस में इसे ही चूड़ाकर्म कहा है। किसी देव स्थान में जब मुंडन कराया जाता है तब मांगलिक गीत गाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न है प्रसिद्ध लोकनाट्य स्वांग अथवा स्वांग। उत्तर है स्वांग। सांग का संगीत पर्याय है। हरियाणा में तो यह प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ब्रज में स्वांग की गायकी की दृष्टि से दो प्रमुख स्कूल परंपराएं उपलब्ध हैं, आगरा और हाथरस की। आगरा की स्वांग परंपरा अधिक आकर्षक रही है, परंतु उसने कभी भी व्यावसायिक रूप धारण नहीं किया। हाथरस के कलाकारों ने स्वांग की परंपरा को अपने ढंग से विकसित किया है और उसमें नए छंद, नई रंगत और नया रूप देकर उसे व्यावसायिक बना दिया है। ब्रज में स्वांग परंपरा ने पर्याप्त विकास किया है। स्वांग देखना, स्वांग करना, स्वांग भरना आदि ऐसे मुहावरे हैं जो स्वांग शब्द की प्राचीनता के द्योतक हैं। उसके बाद प्रश्न है विश्राम। उत्तर है भोजपुरी के वर्तमान कवियों में विश्राम का नाम अग्रणी है। विश्राम का नाम जन्म आजमगढ़ जनपद के श्रीरामपुर नामक गांव में हुआ था। यह गांव टोंस अथवा तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। अपनी पत्नी के अकाल काल कवलित होने का विश्राम के भावुक हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका आंतरिक शोक श्लोक बिरहा के रूप में प्रकट हुआ। विश्राम के केवल 50 बिरहों का ही अब तक पता चल सका है, परंतु केवल ये बिरहे ही इस कवि की प्रतिभा, काव्य कुशलता, प्रकृति निरीक्षण और भाव चित्रण के अद्वितीय नमूने हैं। विश्राम को सदा अपनी प्रियतमा की चिंता बनी रहती है। उन्हें प्रकृति में भी सर्वत्र उदासीनता ही दिखाई पड़ती है। उसके बाद भिखारी ठाकुर। भोजपुरी के जीवित कवियों में भिखारी ठाकुर का नाम प्रसिद्ध है। भोजपुरी क्षेत्र के क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी आपके विदेशिया नाटक से परिचित हैं। आप पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी प्रतिभावान कवि हैं। ग्रामीण विषयों को लेकर जोरदार भाषा में कविता करना आपकी पहचान है। आपकी कविता का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। विदेशिया नाटक आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें आपने परदेसी पद के संयोग में उसकी स्त्री की तीव्र विरह वेदना को संयत व्यंजना की है। इसी प्रकार आपने अपने प्रसिद्ध बनवारी गीत में बाल विवाह की बुराइयों का भी बड़ा सजीव चित्रण किया है। एक ओर जहां आपने बेटी वियोग और भिखारी बहार में समाज की आलोचना की है, तो वहीं दूसरी ओर आपके मैकैया बालगीत को भोजपुरी के राष्ट्र गीत का दर्जा प्राप्त है। आप वास्तविक अर्थों में जनकवि हैं। आप जनता के सुख दुख, उसकी भलाई बुराई को प्रकाश में लाते हैं। उसके बाद प्रश्न है गोपीचंद भर्तृहरि पर टिप्पणी लिखिए, अथवा गोपीचंद अथवा भर्तृहरि। उत्तर है राजा भर्तृहरि। ये भी नाथ परंपरा के अनुगामी थे। नवनाथों में इनका भी नाम आता है। राजा भर्तृहरि एवं रानी सामदेई की प्रसिद्ध कथा ही इस लोक गाथा का विषय है। इस गाथा को जोगी लोग ही गाते हैं। उज्जैन के राजवंश से इसका संबंध था। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई समझे जाते हैं
तथा राजा गोपीचंद के मामा भी बतलाए जाते हैं। राजा गोपीचंद नाथ संप्रदाय के अंतर्गत गोपीचंद का नाम प्रमुख रूप से आता है। नवगाथों में एक नाम ये भी थे। जोगियों में गोपीचंद की गाथा बहुत प्रचलित है। गोपीचंद राज्य और भोग विलास सब कुछ छोड़कर माता मैनावती के आदेशानुसार तपस्या करने वन में चले गए। उनके इस त्याग की कथा ही लोक गाथा रूप में प्रचलित है। गोपीचंद की गाथा समस्त भारत में प्रचलित है। गोपीचंद का संबंध बंगाल के पाल वंश से था। उसके बाद प्रश्न है भोजपुरी लोकगीत एवं उनके प्रकार। उत्तर लोकगीत। लोकगीत शब्द अंग्रेजी के फोक सॉन्ग का पर्याय रूप माना जाता है। यह फोक सॉन्ग जर्मनी के बाल्क शब्द का मूल रूपांतर है। जहाँ तक लोकगीत की परिभाषा का प्रश्न है, हम सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। उसका रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार को उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबृंद ब्राड़ी सहज अद्भुत करता है वही लोकगीत है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी लोकगीतों को पहला संस्कार गीत, दूसरा ऋतु संबंधी गीत, तीसरा व्रत संबंधी गीत, चौथा जात संबंधी गीत और पांचवा श्रम गीत, छठवां देवी देवताओं के गीत, सातवां सामाजिक ऐतिहासिक और देशभक्त गीत, आठवां विविध गीत 8 श्रेणियों में विभाजित किया है। उसके बाद प्रश्न है लोक नृत्य नाट्य। गबरी का परिचय लिखिए। गबरी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र के भीलों का लोक नृत्य नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्रों को माझी, अन्य गौण पात्रों को खेलवे तथा सूत्रधार को कुटकड़िया कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है सावन के महीने में भोजपुरी प्रदेश में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। उत्तर है सावन के महीने में भोजपुरी प्रदेश में गाए जाने वाले गीतों को कजली कहते हैं। कजली नाम सावन के महीने में घिरने वाले बादलों की कालिमा के कारण पड़ा है। उसके बाद प्रश्न है लोकोक्ति या कहावत से आप क्या समझते हैं अथवा लोकोक्तियाँ। उत्तर लोकोक्ति या कहावत का अर्थ एक ऐसे वाक्य से है जो संक्षेप में किसी सत्य का वर्णन कर सकें या भाषा में अपना चमत्कार प्रदर्शित करके अपने आशय को सशक्त रूप से स्पष्ट कर सकें। उसके बाद प्रश्न है मुहावरा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा मुहावरा। उत्तर है मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करना। अंग्रेजी में इसे ईडियम कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हीर रांझा लोक गाथा को परिचय दीजिए अथवा हीर रांझा। उत्तर यह भी ब्रज और कुरु प्रदेश की जनप्रिय लोक गाथा है। यद्यपि इस लोक गाथा में घटना, पात्र और स्थान का संबंध तो पंजाब प्रांत से है, किंतु प्रेम की मार्मिकता और अलौकिकता के कारण इसने अनेक प्रांतों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। रांझा इस कथा का नायक है जो तरुथ हजारे का जाट ग्वाला है और हीर उसकी प्रियतमा थी जिसका संबंध उस जाट घराने से था, जिसकी गायें रांझा चराता था। दोनों का प्रेम में आने वाले सामाजिक एवं पारिवारिक विघ्न, रांझा का गोरखपुर से दीक्षा लेना, दोनों का विरह बड़ी मार्मिकता के साथ
इस लोक गाथा में चित्रित हुआ है। उसके बाद प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द का क्या अर्थ बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं। उसके बाद प्रश्न है, लोक साहित्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लोक साहित्य वह युगीन साहित्य है जो मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता का पता नहीं होता तथा जिसे समस्त लोक अपनी कृत मानता है। उसके बाद प्रश्न है, लोक तत्व से क्या आशय है। उत्तर है, लोक शब्द का विशेषण मानकर यदि तत्व शब्द की व्याख्या की जाए तो वे सभी मूलभूत विचार कण जो किसी शब्द या शास्त्र का निर्माण करते हों तत्व कहे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय लोक साहित्य पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान का नाम लिखिए। उत्तर है, भारतीय लोक साहित्य पर कार्य करने वाले अंग्रेज विद्वानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम जॉर्ज गियर्सन का है। उसके बाद प्रश्न है, लोकनाट्य को परिभाषित कीजिए। लोकनाट्य सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोक कथानकों, लोक विश्वासों और लोक तत्वों को समेट चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह लोक गाथा है या लोक कथा। उत्तर है लोक गाथा। उसके बाद प्रश्न है, भोजपुरी लोक में प्रचलित दो लोकोक्तियाँ। उत्तर है, पहला, दुधारू गाय के लातों सहल जाला। दूसरा है, सौत काठों के तानीक होले। उसके बाद प्रश्न है, दो लोक गाथाएँ। उत्तर है, ढोला मारू एवं नल दमयंती। उसके बाद प्रश्न है, लोकनाट्य के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला, सामाजिक लघु प्रहसन। दूसरा, मध्य रात में आरंभ होकर प्रातः काल तक अभिनय गीत नाट्य। उसके बाद प्रश्न है, लोकनाट्य के विविध रूप क्या हैं। उत्तर है, लोकनाट्य के विविध रूप निम्न है। पहला, नृत्य प्रधान वर्ग। दूसरा, स्वांग प्रधान वर्ग। तीसरा, संगीत प्रधान वर्ग। उसके बाद प्रश्न है, भोजपुरी बोलने वालों की अनुमत संख्या कितनी होगी। उत्तर है, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 6 करोड़ होगी। उसके बाद प्रश्न है, उत्तरी भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। उत्तर, उत्तरी भोजपुरी गोरखपुर और बस्ती जिलों में बोली जाती है। उसके बाद प्रश्न है, विदेशों में भोजपुरी किन देशों में बोली जाती है। उत्तर है, विदेशों में भोजपुरी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और गुयाना आदि देशों में बोली जाती है। उसके बाद प्रश्न है, दो लोक कथाओं के नाम लिखिए। पहला, उत्तर है, धर्म गाथा और दंत कथा। उसके बाद प्रश्न है, दो लोक सुभाषितों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कहावतें और पहेलियाँ। उसके बाद प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध लोक नाट्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, गबरी, अंकिया, ख्याल, स्वांग, बहुरूपिया, रामलीला आदि भारत के प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। उसके बाद प्रश्न है, 3 लोक प्रचलित संस्कारों के नाम लिखिए। उत्तर है, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और पाणिग्रहण संस्कार। उसके बाद प्रश्न है, भोजपुरी गाम्य गीत पुस्तक के लेखक कौन हैं। उत्तर है, भोजपुरी गाम्य गीत पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। उसके बाद प्रश्न है,
ऋतु संबंधी किन्हीं 2 गीतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसके अंतर्गत कजरी, मलार, झूला, होली, चैता, बारहमासा आदि गीत आते हैं। उसके बाद प्रश्न है प्रमुख लोकवाद्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है प्रमुख लोकवाद्य यंत्र हैं ढोलक, तबला, मझीरा, सारंगी, छाछ, ढप, करताल, डमरू, तंबूरा आदि। उसके बाद प्रश्न है सही मिलान कीजिए। तो ढोला का मारू, ढोला, नल, हरि, आल्हा। फिर उसके बाद है इधर कॉलम में है हरदौल, मारू, दमयंती, राजा। तो उत्तर में होगा ढोला का मारू से ढोला, मारू, नल, दमयंती, हीर, राझा, आल्हा, हरदौल। ढोला, मारू, नल, दमयंती, हीर, राझा, आल्हा, हरदौल। उसके बाद प्रश्न है भोजपुरी के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। भोजपुरी के 3 प्रसिद्ध कवि हैं विश्राम, रामकृष्ण वर्मा और दूधनाथ उपाध्याय। उसके बाद प्रश्न है भूकंप पचीसी के लेखक कौन हैं। भूकंप पचीसी के लेखक भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि दूधनाथ उपाध्याय हैं। उसके बाद प्रश्न है भोजपुरी के प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। उत्तर है जितराम पाठक, सत्यदेव नारायण, हरिशंकर वर्मा, आद्या प्रसाद द्विवेदी एवं विश्वरंजन भोजपुरी के प्रसिद्ध प्रमुख निबंधकार हैं। उसके बाद प्रश्न है भोजपुरी के 3 नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर है भोजपुरी के 3 नाटककार हैं भिखारी ठाकुर, राहुल सांस्कृत्यायन, श्रीनिवास मिश्र। भोजपुरी के किन्हीं 3 कथाकारों के नाम लिखिए। उत्तर है डॉक्टर राम विचार पांडे, अनिरुद्ध और जगन्नाथ। प्रश्न है 2 भोजपुरी अभिनेता। उत्तर मनोज तिवारी एवं रवि किशन। प्रश्न है भोजपुरी की 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर है भोजपुरी साहित्य सम्मेलन तथा भोजपुरी संसद। प्रश्न है भोजपुरी के नाम लिखिए पहेलियों के नाम लिखिए। उत्तर है पहला लाल छड़ी मुँह से गड़ी, सास से पतोहू बड़ी, ये शकरकंद की पंक्तियां हैं। उसके बाद दूसरा पहेली है पहेलियों के नाम लिखिए। लाल छड़ी मुँह में गड़ी, सास से पतोहू बड़ी, मतलब ये शकरकंद हुआ। और फिर उसके बाद दूसरा है हरि मन भरी नौलखा मोती जड़ी, राजा जी के महल में दुशाला ओढ़े खड़ी, तो ये भुट्टा है। उसके बाद प्रश्न है 2 भोजपुरी फिल्मों के नाम लिखिए। तो पहला नदियों के पार, दूसरा गंगा किनारे मोरा गाँव। उसके बाद प्रश्न है 2 भोजपुरी गायकों के नाम लिखिए। भिखारी ठाकुर और विश्राम। उसके बाद प्रश्न है फाग गीत का एक उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है होली खेलें रघुवीरा, अवध में होरी, केकरा हाथ कनक पिचकारी, केकरा हाथ अबीरा, राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीरा। उसके बाद प्रश्न है बाबुल गीत का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है अबले तू रहलू बेटी, बाबा के दुअरिया, से अब तुहूँ जैब ए बेटी, ससुरा नगरिया। उसके बाद प्रश्न है लोक साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। उसके बाद प्रश्न है संस्कार गीत। उत्तर है भारतीय समाज धर्म से ओतप्रोत है, इसलिए भारतीय हिंदू को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत नाना प्रकार के संस्कार करने पड़ते हैं। हमारे धर्मशास्त्रियों ने 16 संस्कारों का विधान किया है। जन्म से पहले भी पुंसवन आदि संस्कारों का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
परंतु आधुनिक युग में इन संस्कारों का कहीं प्रचलन नहीं है। धर्मशास्त्रों में वर्णित 16 संस्कारों में कुछ महत्वपूर्ण संस्कार इस प्रकार हैं। पहला पुत्र जन्म संस्कार, दूसरा मुंडन संस्कार, तीसरा यज्ञोपवीत संस्कार, चौथा विवाह संस्कार, पांचवा गहना संस्कार, छठा मृत्यु संस्कार। इन सभी अवसरों पर मृत्यु के अतिरिक्त स्त्रियां मधुर स्वरों में संस्कार संबंधी गीत गाती हैं। उसके बाद प्रश्न है लोरी। उत्तर है छोटे नन्हे बच्चों को सुलाने या उनको शांत करने में औरतें चाँद, तारे और नाना प्रकार के प्राकृतिक साधनों का नाम लेकर गीत गाया करती हैं। इन गीतों को लोरी कहा जाता है। लोरियों में अक्षर, मात्रा और स्वर विशेष का महत्व नगण्य होता है। उसके बाद प्रश्न है नौटंकी। नौटंकी नाटक का एक अंग है। रंगमंच की दृष्टि से नौटंकी का विशेष महत्व रहा है। नौटंकी के संदर्भ में कुछ लोगों का यह कथन है कि प्रारंभ में इन ख्यालों के साथ 9 प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। ये 9 प्रकार के वाद्य नौटंका के नाम से पुकारे जाते थे। यह नौटंका आगे चलकर नौटंकी के रूप में रूढ़ बना। उसके बाद प्रश्न है पहेलियाँ। उत्तर भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय जब वर वैवाहिक विधि के उपरांत कोहबर में प्रवेश करता है तब घर की स्त्रियां से पहेली पूछती हैं जिसे छेका कहते हैं। इन पहेलियों का उत्तर देने के उपरांत ही वर कोहबर में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। मनोरंजन और वर की बुद्धि परीक्षा के लिए ही इस प्रथा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है सिनेमा और भोजपुरी। उत्तर है भोजपुरी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भोजपुरी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। साहित्य की कोई भी विधा भोजपुरी साहित्य से अछूती नहीं है। सैकड़ों भोजपुरी फिल्में भारतीय जनमानस का मनोरंजन कर चुकी हैं। भोजपुरी फिल्में दर्शकों में अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं। हिंदी फिल्मों की अपेक्षा भोजपुरी फिल्में अधिक सफल हो रही हैं। भोजपुरी में बनी सैकड़ों फिल्मों और दूरदर्शन पर भोजपुरी में बने सैकड़ों धारावाहिकों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भोजपुरी कार्यक्रम ने जनता का भरपूर मनोरंजन करने की चेष्टा की है। उसके बाद प्रश्न है रामलीला। उत्तर में लिखेंगे रामलीला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वव्यापी लोकमंच है। आज रामलीला का प्रचार प्रसार पूरे भारत में है। इसकी आधारशिला संत कवि गोस्वामी तुलसीदास तथा मेघा भगत ने काशी में रखी। इसमें भगवान राम का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लीला शब्द रासलीला की देन है। रासलीला के ही अनुकरण पर रामलीला का प्रचार हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रासलीला और रामलीला में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। दोनों के मंच मुक्ता काशी होते हैं। उसके बाद प्रश्न है कृष्णदेव उपाध्याय। उत्तर है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बैरियार तहसील में सोनबरसा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर उपाध्याय आज लोक साहित्य के दूसरे खेमे के भोजपुरी विद्वानों में प्रथम पंक्ति के विद्वान माने जाते हैं। भोजपुरी साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में आपका अनुदान सर्वथा सराहनीय है। उसके बाद प्रश्न है फाग गीत। उत्तर में लिखेंगे होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को फाग गीत कहते हैं। होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के मनाने के पीछे
पौराणिक कथा है। जिस आदर्श और निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, वह आदर्श और उद्देश्य आज इस त्यौहार में नहीं है। परंतु इतना तो सत्य है ही कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ होली का रंग लोगों पर चढ़ने लगता है। बसंत पंचमी के अवसर से ही होली पर गाए जाने वाले गीत लोक गायकों के कंठ से फूट निकलते हैं। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है नल दमयंती। उत्तर में लिखेंगे ब्रज प्रदेश में नल दमयंती की लोक गाथा अनेक नामों से प्रचलित है। कहीं इसे ढोला कहा गया है तो कहीं इसे नल पुराण की संज्ञा दी गई है। नल दमयंती की कथा का उत्तर भाग वस्तुतः ढोला मारू की कथा है, जो मूलतः राजस्थान में प्रचलित थी। ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला ढोला एक विस्तृत लोक गाथा है, जिसमें नल दमयंती के कथानक के साथ साथ ढोला मारू की कथा भी सम्मिलित है। लोक गाथा लोरिकायन। उत्तर है लोरिक। लोक प्रचलित एक साहसी वीर पुरुष के जीवन से संबंधित वीर कथात्मक लोक गाथा है। लोकमतानुसार लोरिक नामक व्यक्ति का बड़ा भाई संवरू सबसे बढ़कर बलशाली और पराक्रमी भी था। उन दिनों स्वयंवर विधायानुसार या बल्लम भाला के बल पर विवाह संस्कार होता था। इन दोनों अपूर्व पराक्रमी भाइयों का विवाह भी बाहुबल द्वारा ही हुआ था। इनके विवाह में उत्पन्न बाधाओं और जीवन की सभी घटित घटनाओं तथा शौर्य और बहादुरी का ओजपूर्ण चित्रण इस लोक गाथा के अंतर्गत हुआ है। ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम प्रधान लोक गाथा है। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभाव तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोहर चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। प्रेम प्रधान गाथा होने के बावजूद भी इसका श्रृंगार वर्णन मर्यादापूर्ण है। इस गाथा में मालवड़ी का नक्सिक वर्णन कितने सुंदर शब्दों में किया गया है। हंस चरण कदलीह जंग कटकेहर जिस खीण मुस सिसहर खंजन नयन कुछ श्रीफल कंठ वीणा सुंदर सोवन वत्र तसु अहर अलत्ता रंग केसर लेख खीण कटि कोमल कुरंगी। उसके बाद प्रश्न है सोहर गीत। उत्तर में लिखेंगे जन्मोत्सव के समय परिवार आनंद विभोर हो उठता है। उस समय स्त्रियों के हृदय में आनंद की अपार लहर उठती है और वे आनंदमय गीत गाने लगती हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सोहर कहते हैं। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सोहर गाए जाते हैं। एक सोहर की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आज ललन के जन्म भयो धरती सुफल भयो धन धन भाग हमारी हो। उसके बाद प्रश्न है विदेशिया ठाकुर का सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इसमें एक व्यक्ति विदेश में किसी वेश्या के चंगुल में पड़कर अपने परिवार को छोड़ बैठता है। उसके परदेश चले जाने पर नव परिणीता उसके विरह में व्याकुल हो अपनी मनः स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करती है। पत्नी फूट फूट कर रोते हुए बटोही से कहती है, गोड़ तोर लागी रामा भैया बनिजरवा से हमरी बिनय सुन लेहूँ रे बटोहिया जहु तुह जैबो रामा पूर्वी बनिजीवा
बनजिया से हमरो सनेस ले ले जाहू रे बटोहिया। उसके बाद अगला प्रश्न है लोक कथा। लोक कथाएं वैदिक काल, उपनिषद काल, पुराण काल आदि में प्रचलित रही। आज भी हम जन प्रचलित लोक कथाओं के उदाहरण ग्राम्य समाज में मौखिक रूप से देखते हैं। जैसे राजा भर्तृहरि की कथा, रानी सारंगा, हरिश्चंद्र की कथा, सती अनसुईया की कथा, पद्मिनी की कथा, सती सावित्री की कथा, भक्तपूर्ण मल की कथा, सारंगा और सदा ब्रिज की कथा आदि कथाओं का प्रचलन लोक कथा के रूप में आज भी मिलता है, जो कि पौराणिक सत्य कथाएं हैं। उसके बाद प्रश्न है ऋतु संबंधी किन्हीं दो गीतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है इसके अंतर्गत कजली, मलार, झूला, होली, चैता, बारहमासा आदि गीत आते हैं। लोकगीत के प्रमुख रूपों का उल्लेख कीजिए अथवा लोकगीतों के दो प्रकार। उत्तर लोकगीत के अनेक रूप हैं। ऋतु संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत, कृषि संबंधी गीत, देवी देवताओं के गीत। उसके बाद प्रश्न है पौराणिक कथा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पौराणिक आख्यानों को पौराणिक कथा के अंतर्गत रख सकते हैं। पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि धर्म गाथाओं से पूर्व की है। पौराणिक कथाओं में महाभारत, कृष्ण, राम, शिव के 24 अवतारों का प्रसंग आता है। उसके बाद प्रश्न है कीर्तनिया के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है यह नृत्य प्रधान लोक नाट्य है। मिथिला जनपद का धार्मिक नाट्य है। अन्य लोक नाटकों की भांति यह भी मार्मिक धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। कीर्तन भगवत स्मरण के रूप में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न है किसी लोक विश्वास का उल्लेख कीजिए। उत्तर है जादू टोना, झाड़ फूक, शकुन अपशकुन आदि लोक विश्वास के अंतर्गत आते हैं। इस पर ग्रामीण जन की गहरी आस्था है। उसके बाद प्रश्न है लोक वार्ता को संक्षेप में समझाइए। लोक वार्ता एक जीवित शास्त्र है। लोक का जितना जीवन है उतना ही लोक वार्ता का विस्तार है। उसके बाद प्रश्न है अंकिया क्या है। अंकिया असम का लोक नृत्य है। यह नाटक का एक अंग होता है। उसके बाद प्रश्न है यक्षगान नामक लोकनाट्य कहाँ प्रचलित है। यक्षगान लोकनाट्य दक्षिण भारत में प्रचलित है। विदेशिया लोकनाट्य के प्रणेता कौन थे। विदेशिया लोकनाट्य के प्रणेता भिखारी ठाकुर थे। उसके बाद प्रश्न है खंड ख लघुत्तरी प्रश्न। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अति लघुत्तरी प्रश्न जो खंड अ के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अति लघुत्तरी के अंतर्गत 10 प्रश्न रहते हैं, जो एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो 10 × 2 = 20 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न हो चुका है। ये सब 20 नंबर का ये सब हो चुका है। यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न 10 × 2 20 अंक। इस खंड में प्रश्न संख्या 1 से 1, फिर उसके बाद 1 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, मतलब 10 दूनी 20 नंबर का यह प्रश्न हो चुका है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10-10 अंक के होते हैं। 10 × 5 = 50। तो पहला प्रश्न इसमें है, निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस खंड में प्रश्न संख्या 2 से 6 लघु उत्तरी प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। उसके बाद दूसरा है नौटंकी क्या है स्पष्ट कीजिए, अथवा नौटंकी
तो उत्तर है इसमें लिखा हुआ है, लोक जीवन में नौटंकी नामकरण के संबंध में निम्नांकित बातें प्रचलित रही हैं। पंजाब के बादशाह की एक अत्यंत रूपवती शहजादी थी। वह इतनी नाजुक और कोमलांगी थी कि प्रतिदिन केवल 9 टका भर आहार ग्रहण करती और फूलों से तुलती थी। 9 टका आहार लेने के कारण लोक जीवन में यह शहजादी नौटंकी के नाम से लोकप्रिय हुई। एक दिन एक पंजाबी युवक को उसकी भाभी ने ताना मारा कि बड़े हुक्म और हाजिरी चाहने वाले बनते हैं तो नौटंकी को ब्याह कर क्यों नहीं ले आते। युवक को भाभी की यह बात चुभ गई। एक दिन वह जनाना वेश धारण कर किसी हिम्मत से नौटंकी के पास पहुंच गया। अपने समान भाव और रूप रंग पाकर नौटंकी से उसे अपनी सहेली के रूप में रख लिया। एक रात जब नौटंकी को काम ने आ सताया तो उसने अपनी उस सहेली से कहा कि यदि उस समय कोई पुरुष होता तो कितना अच्छा होता। नौटंकी के ऐसा कहते ही युवक अपना जनाना भेष त्याग कर असली पुरुष भेष में आ गया। उस रात दोनों एक ही सेज पर सोए। प्रतिदिन की भांति प्रातः होते ही मालिन आई और नौटंकी को फूलों से तोला तो उस दिन उसका वजन बढ़ा हुआ पाया। बादशाह को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बड़ा आग बबूला हुआ। उसने तत्काल ही नौटंकी को बुलवाया और वजन बढ़ने का प्रयोजन पूछा। नौटंकी ने अपने पिता को सारी सच बात कह सुनाई। बादशाह ने उस युवक को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। इस पर नौटंकी घबराई। वह मर्दाना वेश धारण कर वध स्थल पर पहुंची। जल्लादों को ज्यों ही बादशाह ने कत्ल का हुक्म दिया, नौटंकी अपना मर्दाना भेष उतारकर असली वेश में आ खड़ी हुई और तख्त के जल्लादों को नीचे गिरा। अपने पिता से कहने लगी कि या तो आप इसे क्षमा कर दीजिए या फिर इसके साथ मुझे भी फांसी का हुक्म दीजिए। पिता ने अपनी बेटी की बात सुनकर युवक को क्षमा दान दे दिया और तत्काल ही उसके साथ नौटंकी की शादी कर दी। नौटंकी की यह कथा कई रूपों में सुनने को मिलती है, पर तथ्य यह है कि नौटंकी नाम की शहजादी के साथ घटित कुछ इस प्रकार का किस्सा अवश्य प्रचलित रहा, जिसके आधार पर नौटंकी ख्यालों पर बीजारोपण हुआ। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रारंभ में इन ख्यालों के साथ 9 प्रकार के वाद्य बजाए जाते थे। ये 9 प्रकार के वाद्य नौटंका के नाम से पुकारे जाते थे। यह नौटंका आगे चलकर नौटंकी के रूप में रूढ़ बना। उसके बाद प्रश्न है, बिरहा लोक छंद पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बिरहा ओज उमंग, विरह उल्लास और मर्दानगी से भरा लोकगीत है। यह 2 प्रकार का होता है, एक कड़ियाँ या 2 कड़ियाँ या 4 कड़ियाँ। एक कड़ियाँ में गायक अकेले गा लेता है, परंतु 2 कड़ियाँ या 4 कड़ियाँ बिरहों में गायक आगे गाता है और पीछे से उसकी सहायक मंडली दूसरी कड़ी को दोहराते हैं। बिरहा में मात्राओं की संख्या सीमित नहीं होती। गाने वाले को धुन पर मात्राएं घट बढ़ सकती हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 जगह यति होती है। प्रथम यति 16 अक्षर पर और द्वितीय 12 अक्षर पर होती है। अंत में दोहे के समान एक लघु और गुरु होता है। यह यत्र तत्र प्रथम चरण में 2 अक्षर बढ़ा भी लेते हैं। इनकी विशेषता है कि पद का अंतिम स्वर क्षीण होता है। बिरहा अहिर जात के लोगों का खानदानी गीत होता है। इनका प्रचार अवधी और भोजपुरी क्षेत्रों में सर्वाधिक है। बरसात का मौसम बिरहा में गाने के लिए उपयुक्त होता है। इस मौसम में बिरहे की पंक्तियाँ एक अहिर के मुख से इस प्रकार उमड़ती हैं, जैसे बरसाती बादलों का
समूह उमड़ता है। शादी, गौना, पर्व तथा अन्य अवसरों पर बिरहा बहुत धूमधाम के साथ गाया जाता है। अहिर के छोटे छोटे बच्चों गाँवों की चरवाही में सर्वदा बिरहे की धुन में रमे रहते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। उसके बाद बिरहा में काव्य तत्वों की कमी नहीं, रसानुभूति की दृष्टि से तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रेम के मधुर प्रसंग में श्रृंगार, विरह और गिरती हुई सामाजिक दशा के चित्रण में करुण तथा राजनीतिक दांवपेचों के व्याख्यान में हास्य रस एवं युद्ध से संबंधित बिरहा में रौद्र और वीर रस की भरमार होती है। उसके बाद प्रश्न है, लोक धर्म का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। लोक धर्म और समाज धर्म में उतना ही अंतर है जितना समाज और लोक में। लोक का धर्म नैसर्गिक, परंपरागत, स्थूल और अपना धर्म होता है, जबकि समाज में क्षण क्षण सभ्यता का रूप बदलता रहता है, क्योंकि इसी से बढ़कर धर्म चलता है। लोक प्रचलित धर्म में यह बात नहीं। लोक का धर्म लोक से बढ़कर नहीं चलता, अपितु लोक ही इसे धर्म से बांधे होता है। अतः लोक धर्म की अपनी निश्चित सीमाएं, मान्यताएं और विधान होते हैं। भारतीय मनीषा में लोक धर्म का तात्पर्य मानव धर्म से लिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य में मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा मानव धर्म से ही होती है। यही धर्म लोक धर्म का आधार है, लोक का जीवन है। इस धर्म का लक्षण बताते हुए मनुस्मृति में कहा गया है, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये ऐसे धर्म हैं जिनमें किसी भी देश, जाति या समुदाय को आपत्ति नहीं हो सकती। इसी से ये लोक धर्म है, क्योंकि ये लोक स्वाभाविक धर्म हैं। लोक वार्ता में लोक शब्द अशिष्ट या असंस्कृत लोगों के लिए हुआ है। अतः लोक धर्म से प्रायः आशय उन धर्म तत्वों एवं धार्मिक मान्यताओं से है जो लोक मानव के बीच या आदिम समाज में पाई जाती है। ये धर्म तत्व की आदिम लोक विश्वासों पर ही आश्रित हैं। इन आदिम मूल विश्वासों में प्रधानतया 3 तत्व लोक धर्म के अंग प्रत्यंग हैं। लोक धर्म तत्व विशारदों ने लोक धर्म के मूल पर जो विचार प्रकट किए हैं उनका सार इस प्रकार है। हेडिंग है जीववाद। इस सिद्धांत के अनुसार मृत आत्माएं भौतिक संसार की समस्त घटनाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करती हैं। वस्तुतः यह समझा जाता है कि इन मृत आत्माओं का मानव से संबंध भी होता है। अतः इस सिद्धांत के मानने वाले यह समझाते हैं कि मृत आत्माओं के प्रति सम्मान और आदर के प्रदर्शन में ही समस्त धर्म उपजे हैं। यही कारण है कि मंदिर प्रथम किसी मनुष्य की कब्र या समाधि के रूप में रहा होगा। उसके बाद प्रश्न है, कथा अभिप्राय मोटिफ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मोटिफ शब्द का अर्थ प्रधान, अभिप्राय या भाव होता है जिसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ता है। स्मिथ थॉम्पसन के अनुसार मोटिफ वह अंक है जिसमें फोकलोर के किसी भाग का विश्लेषण किया जा सके। लोक कला में डिजाइन के मोटिफ होते हैं। लोक संगीत में भी मोटिफ पाए जाते हैं, परंतु लोक कथा के क्षेत्र में ही इनका सांगोपांग अध्ययन किया जाता है। साधारणतया मोटिफ शब्द का प्रयोग परंपरागत कथाओं के किसी तत्व के लिए किया जाता है।
परंतु इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा का वास्तविक अंग बनाने के लिए यह तत्व ऐसा प्रसिद्ध होना चाहिए कि इसे सर्वसाधारण जनता स्मरण रख सके। अतएव यह तत्व साधारण न होकर असाधारण होना चाहिए। माता को मोटिफ नहीं कह सकते, परंतु निर्दयी माता या विमाता मोटिफ की संज्ञा प्राप्त कर सकती हैं। हिंदी लोकगीत में वर्णित दारू नियासास मोटिफ का अच्छा उदाहरण है। इस विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझाया जा सकता है। राम कपड़ों को पहनकर शहर को गया। इसमें कोई उल्लेख योग्य मोटिफ नहीं है, परंतु यह कहा जाए कि मोहन दिखाई न पड़ने वाली पगड़ी सिर पर बांधकर जादू के घोड़े पर सवार होकर उस देश को गया जो सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम था। तो उसमें 4 मोटिफ हैं। पहला अदृश्य पगड़ी, दूसरा जादू का घोड़ा, तीसरा आकाश मार्ग से यात्रा और चौथा अद्भुत देश। उसके बाद भारतीय लोक कथाओं में सिंगाल या शशक को बड़ा चालाक, धूर्त तथा काइयाँ जानवर के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार से गधा मूर्ख भारवाही पशु के रूप में चित्रित है। ये दोनों ही एक प्रकार की कथाओं के मोटिफ हैं। लोक कथाओं में हीरा मन तोते का मनुष्य की बोली में बोलना, लिल्ली घोड़े पर चढ़कर किसी व्यक्ति का भागना तथा विशेष प्रकार के पक्षियों कौवा, तोता, कबूतर आदि द्वारा संदेश भेजना मोटिफ के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रश्न है कजरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कजरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है ऋतु संबंधी गीतों में कजरी का स्थान प्रमुख है। उत्तरी भारत के कोने कोने में कजरी गाने की प्रथा है। वैसे तो प्रत्येक ऋतु में ऋतु संबंधी गीत गाए जाते हैं, परंतु कजरी जैसे मनभावन गीत बहुत कम मिलते हैं। यह गीत सावन के महीने में गाया जाता है। सावन भादव की शुक्ल पक्ष की तीज का नाम कजली तीज है। ऐसा माना जाता है कि इस तीज पर कजली अधिक गाने से ही इसका नाम कजली पड़ गया। कजली का प्रधान विषय प्रेम है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों की झांकी देखने को मिलती है, परंतु संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। इन गीतों में वियोग पक्ष का चित्रण कम हृदय स्पर्शी नहीं होता। कजली गाने के साथ साथ झूला झूलने की प्रथा अति प्राचीन है। सावन के महीने में बाग, नदी, तालाब के किनारे पेड़ के सहारे रस्सी का झूला बनाकर नर नारी बच्चे सभी झूला झूलते और कजली गाते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कजली गाई जाती है, परंतु मिर्ज़ापुर की कजली लोक प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध भागों में लोग सावन के महीने में मिर्ज़ापुर की कजली सुनने आते हैं। स्थान की महत्ता निम्न पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होती है। लीला रामनगर की भारी कजली मिर्ज़ापुर सरदार। इन कजली गीतों में नायक नायिका, पति पत्नी आदि की प्रेम लीला का बहुत ही आकर्षक उल्लेख मिलता है। झूला झूलने के लिए उत्सुक भावज अपनी ननद से कहती हैं कि सावन की घटा उमड़ आई, अब मैं कजली खेलने कैसे जाऊं। कैसो खेले जइहो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई सजनी। कैसे जइबो अब यमुना डगरिया, नजरिया छिप जाय नंदी। वास्तव में ऐसे लोकगीतों में जनजीवन की अमूर्त झांकी मुखरित हो उठी है।
उसके बाद प्रश्न है ढोला मारू। लोक गाथा की कहानी पर प्रकाश डालिए। ढोला मारू। उत्तर है ढोला। ढोला या सोल कुम्हार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। मालवड़ी पुंगल के राजा पिंगल की कन्या थी। एक बार पुंगल में अकाल पड़ने के कारण राजा पिंगल नरवर चले गए थे। वहां अपनी रानी के बाध्य करने पर कम उम्र में ही मालवाड़ी का विवाह ढोला से कर दिया। पिंगल को नरवर से जाते समय नल ने सोचा कि रास्ता दुर्गम है और इन लोगों का स्वदेश लौट जाना कठिन काम है। यही कल्पना करके नल ने ढोला की शादी मालवा की राजकुमारी मालवड़ी के साथ कर दी। मालवड़ी के बड़ी होने पर ढोला ने उसको ले जाने का कई बार प्रयास किया, परंतु सौतिया डाह के कारण मालवड़ी ने उसके सारे प्रयास विफल कर दिए। अंत में शरद ऋतु की एक आधी रात को उसने पुंगल देश के लिए प्रस्थान कर दिया। मालवड़ी इस घटना को जान गई और ढोला को लौटाने के लिए उसने तोते को भेजा। तोते के बहुत कहने पर भी ढोला नहीं लौटा। वह पुंगल पहुंच ही गया, जहां उसके पास ससुर आदि ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद वह अपनी बाल विवाहिता के साथ अपने देश को चल पड़ा। रास्ते में अनेक बाधाएं उसके समक्ष उपस्थित हुई। वह सभी कठिनाइयों को झेलते हुए नरवर पहुंचा और अपने पिता का आशीर्वचन ले दोनों स्त्रियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम प्रधान लोक गाथा है। यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभावों तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोहर चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। प्रेम प्रधान गाथा होने के बावजूद भी इसका श्रृंगार वर्णन मर्यादापूर्ण है। इस गाथा में मालवड़ी का नखशिख वर्णन कितने सुंदर शब्दों में किया गया है। हंस चरण कदलीह जंग कट के हर जिस खीण मुस्सिसहर खंजड़ नयन कुछ श्रीपल कंठ वीणा सुंदर सोवन वत्र तसु अहर अलत्ता रंग केसर लेक खेड़ कटि कोमल कुरंगी। उसके बाद प्रश्न है गोपीचंद भरथरी पर टिप्पणी लिखिए अथवा गोपीचंद अथवा भरथरी। उत्तर है राजा भरथरी हेडिंग है। ये भी नाथ परंपरा के अनुगामी थे। नवनाथों में इनका भी नाम आता है। राजा भरथरी एवं रानी सामदेही की प्रसिद्ध लोक कथा ही लोक गाथा का विषय है। लोक गाथा को जोगी लोग ही गाते हैं। उज्जैन के राजवंश से इसका संबंध था। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई समझे जाते हैं तथा राजा गोपी चंद के मामा भी बतलाए जाते हैं। उसके बाद हेडिंग है राजा गोपीचंद। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत गोपीचंद का नाम प्रमुख रूप से आता है। नवनाथों में एक नाथ ये भी थे। जोगियों में गोपीचंद की गाथा बहुत प्रचलित है। गोपीचंद राज्य और भोग विलास सब कुछ छोड़कर माता मैनावती के आदेशानुसार तपस्या करने वन में चले गए। उनके इस त्याग की कथा ही लोक गाथा रूप में प्रचलित है। गोपीचंद की गाथा समस्त भारत में प्रचलित है। गोपीचंद का संबंध बंगाल के पाल वंश से था। उसके बाद यहाँ तक गोपीचंद तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।